ऑस्ट्रेलिया दुनिया का मोस्ट अट्रैक्टिव कॉन्टिनेंट में से एक। अंटार्कटिका के अलावा एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट जिसे ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे सूखे रेगिस्तान में से कुछ इसी कॉन्टिनेंट में मौजूद है। और ये इतना बड़ा एरिया है कि इस कॉन्टिनेंट के 1/3 हिस्से तक फैला हुआ है। और अगर कंपेयर किया जाए तो ये कजाकिस्तान जितना बड़ा है। इस रेगिस्तान की वजह से ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है एंड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ये दुनिया का 53rd कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है ओनली 26 मिलियन, जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया। और ये पॉसिबल इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज डेजर्ट एरिया जो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच स्थित है। बट ऑस्ट्रेलिया के इस जियोग्राफिक सेंटर में सरप्राइजिंगली एक अननोन मिस्ट्री छुपा हुआ है जो जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है वन ऑफ द लार्जेस्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस ऑफ यूएसए, ऑपरेटेड बाय सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, द नेशनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड द नेशनल रिकॉन्सेंस ऑफिस, जहां कुल 800 ऑफिसर मौजूद है। ये ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे शहर एलाइस स्प्रिंग के करीब मौजूद है, जहां कुल 26,000 लोग ही रहते हैं। इसके अलावा इस मिलिट्री बेस के आसपास और कोई भी बड़ा शहर मौजूद नहीं है। और ये खाली एरिया लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो यूएस के एक स्टेट टेक्सास के बराबर है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के स्मॉल टाउन एलाइस स्प्रिंग से सिर्फ 10 मिनट साउथ वेस्ट की ओर ड्राइव करोगे तो आपको कुछ धमकी भरे संकेतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे यहाँ से आपको अपनी गाड़ी घुमा लेनी चाहिए, इससे आगे आप नहीं जा सकते वरना आपको कोई अनसर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। और इसके ठीक सामने ही है वो टॉप मिलिट्री बेस जो बोथ यूएस एंड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रन करती है। एक नेटफ्लिक्स सीरीज में इस सीक्रेट मिलिट्री बेस के बारे में बताया गया था और जिन्होंने भी ये नहीं देखा है उसे इसके बारे में शायद ही कुछ पता होगा। ये जो प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है इसका ऑफिशियल नेम है प्रोजेक्ट रेनफॉल और इसका एक बहुत ही लंबा इतिहास है। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था साल 1960s में, जब यूएस और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, जब दोनों देशों ने स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू किया था। एक्चुअली स्पाई सैटेलाइट वो दोनों ही ये चाहते थे कि जियोपॉलिटिकली अगर आपको आगे रहना है तो आपको अपने विरोधियों के ऊपर नजर रखना जरूरी है। धरती के ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर काम करने वाले इन अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट को संचालित करने के लिए एक अमेरिकन बेस कहीं पर भी बनाया जा सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस रेगिस्तान के बीच इसे बनाने का कुछ रीजन है। पहला, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे ये बेस मौजूद है इस लोकेशन से नियरेस्ट कोस्ट लाइन 900 किलोमीटर दूर पे है। अगर कोई भी स्पाई शिप इस कोस्ट लाइन से होकर गुजरती है तो वो इस स्पाई बेस के कोई भी सिग्नल को कैप्चर नहीं कर सकता। दूसरा, ये बेस ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच स्थित है और ऑस्ट्रेलिया यूएस के वन ऑफ द मोस्ट एलाई कंट्री में से एक है और ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन इस बेस से बहुत ही दूर रहता है। और तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस स्पाई बेस को बनाने के लिए बेस ऑफ द फ्लोर बहुत ही मजबूत होना चाहिए और आसपास के पहाड़ियों पर तापमान 6 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के इस पाइन गैप की लोकेशन है लैटिट्यूड 23.8 डिग्री साउथ एंड लॉन्गिट्यूड 133.74 डिग्री ईस्ट, जो 60 डिग्री ईस्ट से लेकर 153 डिग्री वेस्ट तक मौजूद है, जहां हाई कनेक्टिविटी सैटेलाइट मौजूद है। और ये एरिया पूरे चाइना, नॉर्थ कोरिया, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और स्पेशली सोवियत यूनियन के कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशन को कवर करती है और इसीलिए जानबूझ के ऑस्ट्रेलिया के इस दूर दराज इलाके को चूज किया गया है। 1966 में अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस स्पाई बेस को बनाने के लिए एक ट्रीटी साइन किया था और उसके ठीक 4 साल बाद 1970 में ये बेस बनके तैयार हो गया था। इस मिलिट्री बेस को बनाने का एक और रीजन है फाइव आइज, एक इंटेलिजेंस अलायंसेस जो 5 मेजर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री को लेकर बनाया गया था, जिनमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। इसे मेनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था और ये एक्सपैंड हुआ था कोल्ड वॉर के दौरान। इसके जरिए इन सारे देशों के इंटेलिजेंस एजेंसी इजिली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाते हैं और दुनिया भर के डेटा शेयर करते हैं। कोल्ड वॉर जब अपने चरम पर थी और साथ में यूएस के नए उभरते हुए थ्रेट्स जैसे चाइना, वियतनाम, इराक एंड अफगानिस्तान यूएस के खिलाफ खड़े हो रहे थे, तब पाइन गैप ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। और आज के डेट पे दुनिया इतना बदल चुका है कि इस पूरे साइट पे 40 से भी ज्यादा एंटेना लगा हुआ है जो कम से कम 9 जियो सिंक्रोनाइज स्पाई सैटेलाइट को ऑपरेट करता है। इस तरह के सैटेलाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, जो जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट पर स्थित है। धरती जिस ओर घूमती है ये भी सेम डायरेक्शन में घूमता है और इससे धरती के कोई भी एक जगह के ऊपर ऑल टाइम फोकस किया जा सकता है, मानो वो मैप में एक ही जगह पर स्थिर हो। ये उन सैटेलाइट के बिल्कुल विपरीत है जो धरती के लोअर ऑर्बिट पर काम करते हैं, जो दिन में कई बार धरती के चारों ओर चक्कर लगाते हैं,
क्योंकि ये बहुत ही फास्ट है। और जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट की खास बात ये है कि ये एक ही बार में धरती के विशाल क्षेत्र को देख सकता है, जैसे पूरे धरती के आधे से थोड़े से कम हिस्सों को। और ये बहुत ही इजी हो जाता है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और आज के समय पे ऐसे 3 इम्पोर्टेंट जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट को ऑपरेट किया जाता है पाइन गैप से, और ये सारे सेम लाइन ऑफ एल्टीट्यूड पर स्थित है, जैसे ओरियन 5 जो वेस्टर्न इंडियन ओशन पर स्थित है, ओरियन 7 जो वेस्टर्न इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर स्थित है, और तीसरा ओरियन 3 जो इंडोनेशिया के ही एक आइलैंड सुलोवेसी में स्थित है। और ये सारे सैटेलाइट धरती के सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर है। एंड ईच एंड एवरी सैटेलाइट धरती के एक बहुत बड़े हिस्सों से इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैप्चर करता है, जैसे रेडियो कम्युनिकेशन, रडार एमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, मिसाइल टेलीमेंट्री, सैटेलाइट एंड सेलफोन ट्रांसमिशन और भी बहुत कुछ। ये 3 सैटेलाइट प्रभावी रूप से यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज और फाइव आइज के सारे देशों को खुफिया जानकारी प्रदान करते हैं। ये सैटेलाइट्स हर वो एरिया कवर करता है जो आज यूएस के लिए खतरा है, फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका टू अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, यूक्रेन, रशिया, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस अगर पोलर रीजन को छोड़ दिया जाए तो। इन सारे रीजन से डेटा रिसीव करके ये सैटेलाइट ऑस्ट्रेलिया के पाइन गैप बेस में भेज देता है, और यहाँ से ये सारे डेटा फाइव आइज के वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज को भेज दिया जाता है, जैसे अमेरिकन CIA और ब्रिटिश MI6। और इसीलिए पाइन गैप जैसी बेस दुनिया के और किसी भी दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसीज से यूएस को थोड़ा आगे रखता है।